ओके, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहली चीज़ तो रिएक्शन क्या होती है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई पुराना बॉन्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए और कोई नया बॉन्ड बन जाए, उसको हम बोलेंगे रिएक्शन। ठीक है, पर जनरली हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं रिएक्शन के लिए, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक हमारा रिएक्टेंट होगा, वो रिएक्टेंट किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा और वो इंटरमीडिएट फाइनली हमको क्या देगा, प्रोडक्ट। ये तो वो है जिससे हमने स्टार्ट किया है, ये रिएक्शन के टाइम पे बीच में कभी बना है और ये जो हमें फाइनली मिला है। तो रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। अब रिएक्टेंट जो होते हैं ना वो दो तरीके के हो सकते हैं। हम लोग दो टर्म यूज करते हैं जनरली रिएक्टेंट्स के लिए, एक होती है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। नाम से ही पता चल रहा है एजेंट। एजेंट बोले तो कोई भी काम जो करवाता है वो एजेंट, तो यहां रिएक्शन को करवाने वाला कौन है, रिएजेंट, है ना। अब जैसे मैं अगर फ्लाइट का टिकट बुक करूं तो मैं बुकिंग एजेंट, तो फ्लाइट में तो मैं ट्रेवल नहीं कर रहा ना, जिसका टिकट बुक हुआ है वो ट्रेवल करेगा। तो रिएजेंट का काम क्या है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, और रिएजेंट क्या होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम्स सबस्ट्रेट तो हम ऑर्गेनिक ही ले रहे हैं, रिएजेंट ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर रिएजेंट इनऑर्गेनिक है तब तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही अगर ऑर्गेनिक है तो फिर पता कैसे चलेगा कि रिएजेंट कौन सा और सबस्ट्रेट कौन सा। तो हम लोग बोलेंगे कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो रिएक्टेंट है, वो रिएजेंट है, और दूसरा वाला क्या है, सबस्ट्रेट। आप यूं समझ लीजिए कि जिस पे रिएक्शन हो रही है, द स्पीसीज, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, स्पीसीज इन ऑन विच रिएजेंट अटैक। रिएजेंट जिस पे अटैक करता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। और द अटैकिंग स्पीसीज, द अटैकिंग स्पीसीज, मेरे वर्ड्स आगे पीछे चले जाते हैं हमेशा की तरह, है ना। स्पीसीज, द अटैकिंग स्पीसीज, जो अटैक करता है वो रिएजेंट, जिस पे अटैक होता है वो सबस्ट्रेट। ये सिंपल सिंपल सी टर्म्स हैं। बाद में क्या है, इंटरमीडिएट। अगर मैं बहुत सिंपल अगर इसको ऐसे समझाऊं कि जैसे मान लीजिए ए प्लस बी, इसने रिएक्ट करा और बीच में कोई बन गया एक्स और फाइनली हमको मिला सी। हम रिएक्शन को 1 घंटे तक ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, हमने लिया था ए और बी, मान लीजिए ए हमारा सबस्ट्रेट है, बी हमारा रिएजेंट है। हमने दोनों को मिक्स किया, थोड़ा टेम्परेचर दिया और हम देख रहे हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमें कुछ नया मॉलिक्यूल मिला, उसको हम बोल रहे हैं एक्स। और जब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रही है तो फाइनली हमको क्या मिला, सी। तो आप मुझे बताइए कौन क्या क्या है, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट। हमने जैसा सपोज किया कि ए क्या है हमारा सबस्ट्रेट, तो बी हमारा क्या है, रिएजेंट। ओके, तो एक्स क्या है, इंटरमीडिएट, और सी क्या है, प्रोडक्ट। तो एक्स जो है वो हमेशा, ना तो हम उसे रिएक्शन में ले रहे हैं स्टार्टिंग में, ना ही हमको एंड में मिल रहा है, तो बनेगा भी और खत्म भी हो जाएगा, है ना। तो इंटरमीडिएट ऐसी स्पीसीज है जो रिएक्शन के टाइम पे बनती है और एंड में खत्म हो जाती है, और फाइनली हमको क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट। फाइनली एंड में जो हमको मिलता है वो प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं कहूं कि बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर डेली लाइफ वाला एग्जांपल लेते हैं कोई भी, तो हमने दूध लिया है, दूध को गर्म किया, उसको हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर पर लेकर आया। अगर दूध दही जमाना आता हो तो आप लोगों को आता है, हाँ, ऐसा नहीं बॉईल कर दिया एकदम बढ़िया सा बॉईल हो गया, उसके बाद उसमें थोड़ा सा छाछ या दही डाल दिया, ऐसा थोड़ी ना करते। 100 डिग्री सेल्सियस पे बेचारे लैक्टोबैसिलस जो है वो भी मर जाएंगे। तो हम चाहेंगे वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पे वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रो करने लगे। तो हमारा सबस्ट्रेट क्या है वहां पे, मिल्क इज आर सबस्ट्रेट, और रिएजेंट कौन है, लैक्टोबैसिलस, जो हमने थोड़ा सा कर्ड की फॉर्म में या थोड़ा सा
बटर मिल्क की फॉर्म में लिया है, छाछ या दही हम थोड़ा सा डालते हैं ना 1 चम्मच, वो हमारा क्या है, रिएजेंट। ठीक है, और जो आपको लगता है रात भर में दही जमता है, तो नहीं है ऐसा, 4-5 घंटे में जम जाता है ना। तो बीच में जो भी बन रहा होगा वो सब क्या है, इंटरमीडिएट। फाइनली द प्रोडक्ट इज कर्ड, जो हमारा दही है वो हमारा प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्शन है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, केमिकल चेंजेस हुए, कैसे हुए, कौन से बॉन्ड टूटे, कौन से बॉन्ड बने, कौन से बॉन्ड डिस्प्लेस हुए, इधर से इधर हुए, क्या एनर्जी चेंजेस हुए, क्या टाइम लगा, वो सारा जो स्टडी है, सिस्टमेटिक स्टडी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। स्टेप वाइज स्टडी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन थ्रू रिएक्टेंट को हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर है? तो आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा रिएजेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये सब समझने के बाद हम एक चीज और देख लेते हैं कि अब हम बात कर ही रहे हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, एक तो हम पढ़ेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, कोई भी नया बॉन्ड कब बनेगा, जब बॉन्ड क्लीवेज होगा। जब नया बॉन्ड कब बनेगा, जब कोई पुराना बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से मेरा मीनिंग है बॉन्ड इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हमेशा रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों हो और दोनों के दोनों आपस में मर्ज हो या टूट जाए फूट जाए, ऐसा नहीं है। एक टाइप की रिएक्शन और है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उसमें एक ही मॉलिक्यूल, उसी के अंदर बॉन्ड इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं और नया मॉलिक्यूल बन जाता है ना। उस टाइप की रिएक्शंस भी पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फिर उसकी थर्मोडायनेमिक्स, सब चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, इन सब का सिस्टमेटिक स्टडी जो होता है, इन सब का सिस्टमेटिक स्टडी, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। और एक वर्ड और हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर, स्टेप वाइज। क्या बोलते हैं, स्टेप वाइज। स्टेप वाइज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ any reaction in which bond formation, cleavage, electronic displacement and kinetics are studied is called reaction mechanism। थोड़ा और डिटेल डेफिनेशन बताया मैंने आपको। ठीक है, तो पहली चीज हम लोग डिस्कस करते हैं बॉन्ड क्लीवेज, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिएजेंट्स। ये जो रिएजेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिएक्शन में अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं कि कौन सा रिएजेंट है और क्या कर सकता है, तो फिर ऑर्गेनिक आसान है, फिर ऑर्गेनिक में कुछ है ही नहीं। फिजिकल और इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में तो क्वेश्चन का पैटर्न हर बार चेंज होता है, कैसे न कैसे घुमा के देता है, कभी क्या मिस करता है, कभी क्या मिस करता है फॉर्मूला में, कभी यूनिट के साथ खेलता है, कभी कैलकुलेशन करवाता है, तो वो चेंजेस आते हैं, हर साल आते हैं, है ना। इनऑर्गेनिक में जो फैक्ट एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखे हुए हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं आता। और ऑर्गेनिक में बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट क्या करता है किसके साथ, बस इतने से में हमारा ऑर्गेनिक का काम हो जाता है। और ऑर्गेनिक में कोई चेंज है होता ही नहीं है, सालों साल राइमर टिमॉन रिएक्शन आ रही है, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन आ रही है, अगर किसी ने नाम सुने हुए हो तो वो की वही है, 50 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है, और पूछने का तरीका भी वही रहेगा, और उसी में पूछेगा ये किससे करेगा और किससे नहीं करेगा, बस। तो ऑर्गेनिक में चीजें ज्यादा बदलाव वाली नहीं होती, बट हाँ आपको याद ज्यादा रखना पड़ेगा कौन किस पे अटैक कर रहा है ना, ये चीजें करनी पड़ेगी। तो पहली चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, बॉन्ड क्लीवेज। देखिए, बॉन्ड क्लीवेज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज हम लोग 2 तरह से लिख रहे हैं, नाम से ही आपको वैसे पता चल जाएगा। अगर मैं लिखूं होमोलाइटिक क्लीवेज, क्या कह रहा हूं, होमोलाइटिक क्लीवेज, और एक कह रहा हूं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। नाम से पता चल रहा है, क्या पता चला बोलो, होमोलाइटिक, लाइटिक। ये वाला जब भी वर्ड आए ना, लाइटिक या लाइसिस, तो आपको एक चीज समझ आनी है, ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, बहुत सारे नाम मैंने पहले भी बताए होंगे, पायरोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी से टूट रहा है तो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस बोले तो वाटर से टूट रहा है, ऐसा। तो टूट रहा जब भी होगा तब लाइसिस लिखा ही होगा। तो होमोलाइटिक, और होमोल मतलब, होमो मतलब
सिमिलर, और हेटेरो मतलब डिसिमिलर। तो जब भी कभी कोई बॉन्ड इस तरह से टूटे, जैसे मान लीजिए कि ये ए है, इसके बीच में एक बॉन्ड है, और ये भी ए है, दोनों ही ए है, दोनों ही सेम है। अब जब दोनों सेम है तो आपको पता है एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका बॉन्ड ब्रेकिंग कुछ इस तरीके से हो कि दोनों अपने अपने हिस्से के इलेक्ट्रॉन ले जाए, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अब क्या हो रहा है, जब इनका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तब ये दोनों अपने अपने हिस्से का इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए। ऐसा आप समझ लो कि बंटवारा हो रहा है एक घर में, है ना, दोनों बराबर बराबर बंटवारा, 50-50 यही हो रहा है। तो 50-50 जब होगा तब जो प्रोडक्ट बनेगा, जो स्पीसीज बनेगी, ए और उसके ऊपर एक डॉट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि डॉट लगा के, इधर भी हम लोग कैसे लिखेंगे, डॉट लगा के, ठीक है। इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल। वैसे ही पता चल जाता है, अगर हम लोग कार्बन का एग्जांपल लें, तो कार्बन का एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अगर है तो हम लोग क्या, सिंगल बॉन्ड है और हम तोड़ देते हैं, अगर अकेला एक इलेक्ट्रॉन है तो बेसी बात है, हम लोग अगर केमिकल बॉन्डिंग में जाके सोचें तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे इवन नंबर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होंगे, ऑड ही होंगे, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनती है और स्पीसीज का नाम क्या है, फ्री रेडिकल। बहुत सिंपल तरीका ये है। फ्री रेडिकल कब बनते हैं, जब दोनों में 50-50 पार्टनरशिप हो। पहली चीज तो इसका मतलब दोनों सेम हो, इसका मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ना हो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो झगड़ा होगा, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये देखो ए और बी, आ जाओ भैया, हुआ झगड़ा, सपोज आप बताओ किसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव माने, बोलो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बी या ए। ऐसे मत करो, कोई एक बोल दो कि हाँ बी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। सपोज कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी जो है वो ज्यादा है ए से, तो बी में पावर ज्यादा है, तो बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ। तो जब इनका बॉन्ड ब्रेक होगा तो ए का तो हार्ट भी ब्रेक हो जाएगा, है ना, उसका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो ए पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, और बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बी के ऊपर नेगेटिव। तो जब भी कभी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होंगे तब हमेशा क्या बनेंगे, जैसे यहां हमारे फ्री रेडिकल बने और यहां क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। कौन से आयंस बनेंगे, कैटायंस और नायंस। अच्छा इसमें अंडू होता है क्या, हाँ होता है, चलो बढ़िया है। एनायंस, कैटायंस और एनायंस बनेंगे। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई, होमोलाइटिक क्लीवेज में हमेशा फ्री रेडिकल बनेंगे, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में हमेशा क्या बनेंगे, कैटायंस और एनायंस बनेगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हो रहा है, तो एक हिंट तो हमें ये पता चल गया, क्या, जब झगड़ा नहीं हो 50-50, ऐसा तब हो सकता है जब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं हो, तब क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। क्लियर। लेकिन अगर झगड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। सिंपल है। दूसरा और कोई हिंट, तो एक हिंट और बताता हूं, होमोलाइटिक क्लीवेज या फ्री रेडिकल हमेशा कब बनते हैं, जब ऐसा लिखा हो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या फिर लिखा हो यूवी, या फिर लिखा हो एच न्यू, या फिर लिखा हो सनलाइट, ये सब लिखा हो, इनमें से कुछ भी लिखा हो तो आप समझ जाना कि फ्री रेडिकल बन रहे होंगे। 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब वेरी हाई टेम्परेचर। 400 तो चलो मैंने एक रिएक्शन स्पेसिफिकली लिख दिया है, वेरी हाई टेम्परेचर लिखा हो, या यूवी, यूवी का मतलब क्या होता है, हाँ वही खतरनाक वाली जिससे ओजोन लेयर हमको बचा रही है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज अगर लिखा हो। और एच न्यू जानते हो क्या होता है, नहीं पता, अरे E इक्वल्स टू एच न्यू, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। पढ़ा नहीं है क्या ऑप्टिक्स में, फिजिक्स में पढ़ लेना, अपन भी पढ़ लेंगे।
ओके, तो ये क्या है, रेडिएशन, क्या लिखा होगा, रेडिएशन, और दोनों को कॉमन टर्म लिख देता हूँ, रेडिएशन, रेडिएशन बोले तो लाइट डाली है कहीं ना कहीं से, सनलाइट, है ना, इस तरह की चीजें लिखी होगी तो हम समझ जाएंगे होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा होगा। बाकी हमेशा क्या होगा, हेट्रोलाइटिक, जिसमें झगड़ा होना ही है, एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जरा खाली हाथ, कैटायंस बनेंगे, एनायंस बनेंगे और फ्री रेडिकल बनेंगे। क्लियर है? हाँ, इसमें ना, इसमें क्या करते हैं, दो तरह के रिएक्शन करवाते हैं, एक लिखते हैं डार्क और एक लिखते हैं लाइट। डार्क बोले तो अंधेरा कायम रहे, है ना, तो डार्क, अंधेरे में क्या होगा, अंधेरे में होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा। ऐसा क्यों, थोड़ा थॉट डेवलप करो तो, अंधेरे में कोई एनर्जी सोर्स नहीं है, लाइट अगर है तो लाइट एक एनर्जी सोर्स है, लाइट हमें एनर्जी दे रहा है, सन हमें एनर्जी दे रहा है ना, तो वो एनर्जी सोर्स, अगर एनर्जी होगी तब इनके बीच में क्लीवेज आसानी से हो जाएगा, और डार्क करेंगे तो वो क्लीवेज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा लिखा रहेगा ना। ओके, ये जनरल आइडिया मैंने आपको दिया है कि बॉन्ड क्लीवेज दो तरह के होते हैं, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक। अच्छा, ये डेफिनेशन वगैरह लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, होमोलाइटिक क्लीवेज व्हेन देयर इज नो झगड़ा बिटवीन एटम्स एंड 50-50 दोनों की बढ़िया पार्टनरशिप थी और दोनों ने 50-50, तू तेरा इलेक्ट्रॉन रख ले, मैं मेरा रख लेता हूँ, और अलग हो गए। तो ऐसी जब क्लीवेज होगा तो, और होमोलाइटिक क्लीवेज में डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा इसकी, है ना। तो वैसे भी हमको कौन सा बोर्ड का एग्जाम, ठीक है ना, हमको तो मेन है, हमारा फोकस क्या है हमारा, हाँ, तो उस पर फोकस करते हैं। चलो, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा पता चली गया है, कैटायंस और एनायंस बनने वाले हैं। क्लियर है? ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दैट विल बी मस्ट, होगा ही होगा। ठीक है, चले बढ़े आगे, नोट करना है कुछ, कर लो, फर्स्ट स्लाइड से करोगे क्या, कर लो, थोड़ा फास्ट करना, कम समय दूंगा मैं नोट करने के लिए। ये तो समझ ही गए होंगे, ए और बी और एक्स और सी क्या है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। ए एंड बी आर रिएक्टेंट, एक्स इज इंटरमीडिएट एंड सी इज प्रोडक्ट। ये तो आप समझ गए सर, आप कुछ भी लिख दो, एरो बीच में लगा दो, इधर हम रिएक्टेंट बोल देंगे, इधर प्रोडक्ट बोल देंगे, बस, है ना। एरो के ऊपर जो लिखा है वो एजेंट लिखते हैं, काफी बार एरो के ऊपर क्या लिखते हैं, एजेंट, एजेंट, रिएजेंट, फीलिंग ले लो वैसे ही। रो एजेंट है, ऐसी चीजें लाइव में नहीं बोलते, तो हटाना था। चलिए, स्पीशीज ऑन विच रिएजेंट अटैक, काम तो वैसे ही हो रहे हैं, अटैक वाले हैं, तो ये रो एजेंट है, ये द अटैकिंग स्पीशीज which attack on the substrate is called reagent। ठीक है, पढ़े आगे, चलिए, ये तो टॉपिक्स हैं, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं सारे, है ना, और ये लिखना चाहो तो जल्दी से लिख दो फास्ट, 30 सेकंड का समय है और आपका समय शुरू होता है अब। याद तो किया होगा 3-4 दिन के नहीं, थोड़ा बहुत, डन है। ये ऐसा प्रोफेशन है जो बीमार होने की इजाजत भी नहीं देता।
लिख दिया? ऐसा हमने माना है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी हमने ज्यादा मान लिया। मान लो ए का ज्यादा मान लेते तो ए पे नेगेटिव लगा देते, बी पे प्लस लगा देते, सिंपल सी बात है ना। अच्छा, ये मैंने होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज लिखा है, हो सकता है फिशन लिखा हो, है ना, फिशन भी लिख सकते हैं, होमोलाइटिक फिशन है, हेटेरोलाइटिक फिशन, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। बढ़े आगे, चलिए अब जो मेन हमारा उद्देश्य है वो है रिएजेंट। तो हमारे पास रिएजेंट जो है वो दो तरह के होते हैं, दोनों को ध्यान से देखेंगे। यही आपका पूरी ऑर्गेनिक का आज की क्लास जो हो रही है वो पूरी ऑर्गेनिक में हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। दो तरह के रिएजेंट हैं, एक का नाम है इलेक्ट्रोफाइल और एक का नाम है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल सारे रिएजेंट्स को या सारी अटैकिंग स्पीसीज को हम इन दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं मेनली नाम से। और इन चीजों से देखो, फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है। अगर मैं एक एग्जांपल यहां लिखूं, देखना ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कार्बन है, ये कार्बन नहीं लिखता, चलो ये कोई ऑक्सीजन है, ये भी कोई ऑक्सीजन है, ये H और ये H, ठीक है, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों में कोई झगड़ा है नहीं। हमने थोड़ी सी लाइट दे दी और लाइट देने से क्या हुआ है, बॉन्ड ब्रेक हो गया। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बनेगा और इधर से भी क्या बनेगा, ये बनेगा। हमको पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसने एक बॉन्ड इधर बना दिया तो 7 और इधर भी बना दिया तो 8 हो गए। अब जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है, इसका मतलब ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम है। इनके बताऊं क्या, 2 लोन पेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन, OH के साथ जो बॉन्ड है, O का H के साथ जो बॉन्ड है उसके 2 इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6, और 7वां इलेक्ट्रॉन ये हमने डॉट की फॉर्म में लिखा है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन। इसको देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। दो, जो हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, द स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को चाहती है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो से मीनिंग है इलेक्ट्रॉन, क्या वर्ड है, इलेक्ट्रॉन, और एक है फाइल, फाइल मतलब फिलस, या ऐसे लिख देता हूं सिंपली, फाइल ही लिख देता हूं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली उल्टा, जिसके पास जो नहीं होता है ना उसको वही तो चाहिए होता है। प्लस चार्ज वाले के पास क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और नेगेटिव चार्ज वाले के पास इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या चाहिए, जिसके पास, जिस माइनस वाले को क्या चाहिए, प्लस, और प्लस वाले को माइनस। तो माइनस वाला है तो उसको चाहिए प्लस, तो प्लस कहाँ होता है एटम में, न्यूक्लियस में। प्लस कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही होता है। तो नेगेटिव स्पीसीज जो होती हैं वो सब क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज बोल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा और अच्छे लिखता हूँ, इलेक्ट्रो, ऐसे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो ये ना, ये इलेक्ट्रो, और इधर क्या लिखूंगा, न्यूक्लियो का क्या मतलब है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ठीक है। फिर तो मेरे को केमोफाइल बोल सकते हो आप लोग, है ना, केमिस्ट्री लविंग स्पीसीज, केमोफाइल, केमोफ्लेज नहीं बोल रहा मैं, है ना, वो बायो में चला जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाले, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास जो नहीं होता है उसको वही चाहिए होता है ना। तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सीधी बात है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे इनके पास, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होती है वो हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्लियर, इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज, ज्यादातर वा सारी की सारी नहीं, कुछ ऐसे एग्जांपल भी बताऊंगा, पॉजिटिव भी है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनके पास। और इनको क्या बोलोगे, अगर इलेक्ट्रॉन के मामले में ही बोला जाए
तो इनके पास तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, बोलो। तो क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट है तो क्या बोलोगे, रिच। उधर पुअर लिख देता, लेकिन ऐसा वर्ड्स यूज करना अच्छी बात नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके पास, और इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। क्लियर है, पक्के से नोट करो एक बार, तो थोड़ा फास्ट नोट करना। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहेंगे, उनको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये हमेशा इस पे अटैक करेंगे और ये हमेशा इस पे अटैक करेंगे। तो बस आपको तो यही पहचानना आना चाहिए कि किसी रिएक्शन में जो रिएजेंट है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। अगर रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक है तो वो सबस्ट्रेट के जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, रिच साइट, वहां अटैक करेगा। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, नोट करो। ठीक है, और आपको पता है हमने पढ़े हैं एसिड्स, पढ़े हैं ना हमने एसिड्स। तो एसिड में जो हमने थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, किसी को याद हो तो, थर्ड टाइप का आरेनियस पढ़ा था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी पढ़ा था, और थर्ड क्या था, लुइस। हमने तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी पढ़े थे, पर थर्ड वाला क्या था, लुइस। लुइस क्या कहते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो लुइस एसिड, और जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो लुइस बेस। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, ऑल लुइस बेस आर, लुइस एसिड आर, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑल लुइस एसिड आर क्या होते हैं, बोल दिया करो, इलेक्ट्रोफाइल। और इधर क्या लिखूंगा, इधर सर हमको आता है, इधर तो हम लिख देंगे, आता है ना, क्या लिखोगे, ऑल लुइस बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल, ऑल लुइस बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल। बेस है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही होने वाले हैं इनके पास, है ना। क्लासिफिकेशन कर देते हैं अच्छे से, दोनों का हो गया है। अब इनको हम डिटेल में क्या करें, एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं बहुत सारे, कि कौन कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है और कौन कौन सी न्यूक्लियोफाइल हो सकती है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई, नोट डाउन कर लो फटाफट से। बढ़े, तो अगर मैं कैटेगराइज करूं तो इलेक्ट्रोफाइल को फिर से अलग से हम लोग तीन चार तरीके से लिख देते हैं। बढ़े आगे, ओके। तो मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन हो सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं ना, पेन ये वाला ले लेते हैं, हाँ ये अच्छा चल रहा है क्या, ब्रश की तरह। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, देखना। पहला, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज के एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं हो, ये देखो H प्लस, जानते हो, तो उधर क्या लिख दूंगा चुपके से, H माइनस, इतना तो समझ में आ ही जाता है, ओके। और जो जो काम आएंगे वो सारे लिख देता हूं, NO2 प्लस, ठीक है। फिर लिख देता हूं SO3H प्लस, Br प्लस, Br प्लस Cl प्लस की बजाय X प्लस लिख देता तो भी चल जाता, एलाइड प्लस। ये सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा CH3 प्लस को बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल है ना, मिथाइल कार्बोकेटाइन। R प्लस लिख दूं तो चल जाएगा, R बोले तो एल्काइल का, एल्काइल कैटाइन कोई भी एल्काइल हो सकता है। और लिख देता हूं C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस। ये एक स्पेशल रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो ये भी प्लस, इसके ऊपर भी प्लस। होता क्या है, यहाँ पे एक बॉन्ड होता है, होता क्या है ध्यान से देखो, झगड़ा यहाँ से शुरू हो जाता है, आप समझने लग जाओगे, यहीं से फीलिंग ले लो इसकी। देखो कार्बन और क्लोरीन, तो ऐसी कोई एक स्पीसीज आती है ऊपर से, इस क्लोरीन को ले जाए, तो क्लोरीन Cl माइनस की फॉर्म में जाएगा, हाँ ना बोलो, Cl माइनस की तरफ चला गया, तो कार्बन पे क्या आ गया, प्लस, तो कार्बन पे प्लस आ गया, और कार्बन पे प्लस आ गया तो हमको जो मिला उसको बोलते हैं एसाइल, क्या बोलते हैं इसको, एसाइल कार्बोकेटाइन, एसाइल कैटाइन।
एसाइल है, ये एल्काइल है, नोट करो। दूसरा, अच्छा एक तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हो सकती है कोई भी। अच्छा सारी की सारी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि जिन जिन पे सब पे पॉजिटिव लग रहा है वो सारे के सारे गरीब हैं या उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो जरा ध्यान से देखो, NH4+, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। पता है आप अमोनिया का तो स्ट्रक्चर जानते ही है ना सभी, ऐसे लिख दूं कोई नाराज तो नहीं होगा ना? जैसा टेट्राहेड्रल बताया था आपने तो 90 डिग्री के बॉन्ड बना दिए, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके पास लोन पेयर था, एक H+ आया, H+ कौन? इलेक्ट्रोफाइल। उसने क्या किया, लुईस एसिड और इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो हम लोग इसको NH4+ लिखते हैं। आप बताओ इनमें से ऐसा कौन सा एटम है जो डेफिशिएंट है? कोई है क्या डेफिशिएंट? हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना हीलियम का जैसा बनने के लिए, मिल गए। नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर शेयर कर दिया फिर भी कंप्लीट ही है ऑक्टेट तो, और हाइड्रोजन बाकी सारे कंप्लीट है। कोई भी डेफिशिएंट है क्या? नहीं। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कौन सी वाली? कौन सी वाली? जो डेफिशिएंट हो। जरूरी नहीं है कि सारी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल हो, जैसे ये नहीं है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। और भी जब और भी कहीं रिएक्शन में कहीं जो भी आते रहेंगे मैं बताता रहूंगा आपको कि कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इस बात को नोट करें। स्ट्रक्चर आप जानते ही, मैं मिटा देता हूं। ओके, दूसरा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के अलावा जो हमारे लुईस एसिड होंगे। लुईस एसिड कौन होता है? कोई एग्जांपल बताएगा सिंपल सा, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लुईस एसिड का? जिसका वेकेंट ऑर्बिटल हो। BeCl2, हाँ बढ़िया एग्जांपल है ना? BeCl2 हो गया, BH3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये सब क्या है? लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड के एग्जांपल लिख देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, और दूसरा मैं लिख रहा हूं न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर वेकेंट p वाले एग्जांपल लिख रहा हूं पहले। वेकेंट p ऑर्बिटल रखने वाले एग्जांपल देखिए हमारा BH3, AlCl3, BH3, AlCl3। बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक p ऑर्बिटल खाली रह जाता है। एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक p ऑर्बिटल खाली रह जाता है। जानते हैं सभी, नोट करिए, यहां तक कंप्लीट है। अब देखिए, और भी चाहूं तो मैं बोरोन के साथ, और मेनली हम लोग p ऑर्बिटल वेकेंट वाले में दोनों ही काम में लेते हैं, है ना? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तब ये काम में आएगा, और फिडलक्राफ्ट रिएक्शन करेंगे तब ये काम में आएगा। तो फिर इसके अलावा BCl3, BBr3 कुछ भी लिखना चाहूँ तो भीड़ बढ़ाने के लिए चलो लिख ही देता हूँ बोले BBr3। ठीक है, वेकेंट p ऑर्बिटल वाले, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये है सब क्या? सारे स्पीसीज क्या है? ये डेफिशिएंट, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? दूसरा मैं लिख रहा हूं वेकेंट d ऑर्बिटल वाले। जो भी एग्जांपल समझ में नहीं आए उसी समय पूछें। वेकेंट d ऑर्बिटल वाले में आयरन है, जैसे FeCl3 हमने लिया, सिर्फ आयरन भी लिखा है, कोई भी मेटल 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 लिखे होंगे आपके सामने। वेकेंट d ऑर्बिटल वाले, जिनके d ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हों, वो सब क्या स्पीसीज होती है? वो सारी स्पीसीज क्या किस कैटेगरी में आती है? इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आती है। क्लियर है? नोट करो फटाफट से, और बढ़ेंगे, और बहुत सारे एग्जांपल देखने हैं हमको। अच्छा, सिंपल आयरन लिखा है तब भी आप समझ जाना कि वो एक लुईस है। उसके अलावा मान लीजिए PCl5 है, अब आप सोचेंगे सर इसका तो ऑक्टेट भी पूरा, और आपने तो इसको एक्सपांडेड ऑक्टेट करके बताया था PCl5 को, फिर भी d ऑर्बिटल तो खाली पड़े, तो मैंने d ऑर्बिटल वाली स्पीसीज में इसको लिखा है, d वेकेंट d ऑर्बिटल वाली है। यहाँ तक ओके है? इसके अलावा वेकेंट p हो गए, वेकेंट d हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो गए, और लिख देता हूं
स्पेशल एग्जांपल लिख रहा हूं, पाई बॉन्डेड स्पीशीज। ध्यान से देख लेना इसको। अच्छा, इसको तो मैं अलग से बताई दिया आपको मैंने कि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हमने नोट कर ही लिया था। एक खतरे का निशान लाल कलर से बना देता हूं, ठीक है, ध्यान रह जाएगा ना ये। तो पाई बॉन्डेड स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ध्यान से देख लेना। जितने भी सी डबल बॉन्ड ओ आपने देखे हैं, सी डबल बॉन्ड ओ जानते हैं क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप। एल्डिहाइड हो सकते हैं, यहां बॉन्ड लगा देता हूं, यहां बॉन्ड लगा देता हूं। एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं, कोई बाकी और सारे एसिड और एसिड डेरिवेटिव कुछ भी बना सकते हो ना। सब में एक चीज जो कॉमन है, पता है क्या कॉमन है? और ये सब में होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड इधर ले लेता है। ये जो पाई बॉन्ड है ना, वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा? तो कार्बन पे। और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऑक्टेट तो पूरा ही है उसका, है ना? बोलो अभी देखो, गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5। बोलो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल बॉन्ड बना दिया तो 8 हो गए ना। अब बॉन्ड ले लिया मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड लेने का मतलब क्या होता है पता है? जैसे मैं कहूं कि ये बॉन्ड इधर ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऑक्टेट तो पूरा, उसको तो कोई जरूरत ही नहीं है। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? और प्लस चार्ज आएगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रहा है? तो पाई बॉन्डेड स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफिलिक होती है। और एग्जांपल लिख रहा हूं, आपका, मेरा और सबका प्यारा दोस्तों कौन है? CO2 कब से प्यारा होने लगा है? ओके, CO2 होता है ना, नहीं, ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के काम आ रहा है वो, ऐसे ही मत समझो उसको। नहीं जानते? हाँ, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में हमारे ब्लड के अंदर पीएच मेंटेन हो रही है, नहीं? ये देखो बॉन्ड शिफ्ट होगा तो कार्बन पे प्लस आ ही जाएगा। आप समझ पा रहे हैं क्या? तो पाई बॉन्डेड स्पीशीज भी क्या हो सकती है? इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है। समझ आ जाएगा? कम से कम 50 से ज्यादा रिएक्शन देख लेंगे हम ऐसी वाली। ये बॉन्ड शिफ्ट, अच्छा, फिर जब ये आ ही गया है तो ये भी ले लेते हैं ना। ये लो, इसने क्या बिगाड़ा है? तीनों में एक चीज कॉमन है, बताओ क्या? मल्टीपल बॉन्ड विद हेटेरो एटम। ये नहीं लिखा है मैंने, ये नहीं लिखा है मैंने, ध्यान रहे। सी डबल बॉन्ड सी नहीं लिखा है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी भी नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? मल्टीपल बॉन्ड विद हेटेरो एटम। तो हेटेरो एटम से क्या क्या गुना किया उसने? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा, तो कार्बन को डेफिशिएंट बना देगा, और कार्बन डेफिशिएंट होते ही किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्लियर है? एक और देखते हैं, यहां तक कंप्लीट है। एक और स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेशल है, इसको ध्यान से देखते हैं। Br2Cl2, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। अब आप सोचोगे सर ये इलेक्ट्रोफाइल कब से होने लगे? इनके पास तो भर भर के लोन पेयर होते हैं। ये Br और ये Br हम ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है हमको। लेकिन ये दोनों भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कैसे होते हैं ध्यान से देखें। दो परिस्थितियां हमारे सामने देखने को मिलती है। या तो ये किसी लुईस एसिड के साथ होते हैं, जैसे AlCl3 के साथ है, मान लो AlCl3 के साथ है, तो Al के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। एल्यूमिनियम के पास, अगर मैं पूरा पूरा डिटेल में पढ़ते हैं इसको, है ना, ताकि जीवन में वापस कभी देखना ना पड़े। ये Cl है और ये Cl है, ओके। अब आप ध्यान से देखना इस बात को। इसका एक वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है सबको। एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे क्या? इन बॉन्ड है sp2, sp2 ही बोलोगे ना। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मुझे लगा था कि मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा। तीनों क्लोरीन ने एक एक बॉन्ड बना लिया सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल दिख रहा है, तो ये अपना लोन पेयर इसको देता है, और देते ही इनकी बॉन्डिंग टूट जाती है। तो बॉन्डिंग टूटती है तो ये तो इधर आ गया, तो इसके ऊपर तो माइनस, तो ये क्या बन जाता है? AlCl
Cl, इसके ऊपर तो माइनस, और ये इसने अपना लोन पेयर दे दिया, माइनस है इसका मतलब ऑक्टेट पूरा है उसका, और अपना लोन पेयर शेयर कर रहा है। इधर इसका क्या हाल हुआ, ये किसकी तरह बिहेव करेगा फिर, प्रोफाइल। ये आपकी 4-5 रिएक्शन खत्म हो गई यहाँ से एक ही बार में, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा जो थोड़ा लेवल वाला है वो भी लिख देता हूँ, Br2 और Cl2, इनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं बिकॉज ऑफ इनके लो लाइंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब भी ये दोनों कभी कोई डबल बॉन्ड देखते हैं तो क्या होता है, जैसे ये Br है, ये दूसरा Br है, तो आपको पता है ABMO क्या होता है, पता है क्या, ऐसा बोल सकता हूं, जानते हैं सभी, ओके। ये कौन सा ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO ऊपर वाला, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में दे रहे हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, अब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, वापस वापस, अभी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है, 2 माइनस 0/2 दैट इज 1, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है इसमें, 2 माइनस 0/2 दैट इज 1। अब मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब बॉन्ड ऑर्डर कितना है, और बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब बॉन्ड टूट चुका है, बोल सकते हैं। तो कैसा हुआ, क्यों हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए, पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन जब Br को दिए गए तो ये Br बॉन्ड तोड़ के चला जाता है, तो ये इनके एंटी बॉन्डिंग खाली पड़े हैं ना, लो लाइंग एम्प्टी, एक वर्ड और लिख देता हूं, लो लाइंग एम्प्टी, कौन से वाले, एम्प्टी, खाली, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से Br2 और Cl2 भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। और एक चीज हमेशा कॉमन है, कोई अगर एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो वो जो दूसरा जिसके साथ वो अटैच हो रहा है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब इसको दोनों को ध्यान से देख लो, अगर मैं कलर कलर खेल लूं तो थोड़ा और क्लियर दिखेगा, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं कि ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हमारा Br और ये Br, और इसका वेकेंट ऑर्बिटल में इशारे में ही समझ जाओ, बना नहीं रहा, ये जब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आप मुझे बताओ कौन न्यूक्लियोफाइल कौन इलेक्ट्रोफाइल, जल्दी बताओ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और Br क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, समझ आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो न्यूक्लियोफाइल। तो सारी रिएक्शन, ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन में आपको बस इतना ऐसे ही समझना होता है, अगर अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है तो पूरे मॉलिक्यूल में जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेंगे वहां जाके अटैक कर देगा, और अगर अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है तो पूरे मॉलिक्यूल में जहां इलेक्ट्रॉन कम दिखेंगे वहां जाके लिए अटैक करेगा। बस इतना सही समझना होता है, क्लियर है, इसको भी नोट कर लो चाहो तो, यहां तक कंप्लीट नोट कर लिया था सबने, ये भी नोट कर लो। पाई बॉन्डेड में डिपेंड भी करता है काफी बार कि अटैच कौन सा हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल और बता देता हूँ, आपके मन में ये आया होगा कि सर डबल बॉन्ड को तो आपने अभी तक किधर लिया ही नहीं है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तो मैंने अभी तक कहीं नहीं लिया ना। तो देखो उसको है ना दोनों कैटेगरी में ले सकते हैं हम लोग, मैं चाह रहा था उसको बाद में बताऊं पर अभी देख लो समझ लो। जैसे यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ऐसा कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, कोई स्पीसीज लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो समझते हो ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यहाँ लगा हुआ है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इधर, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, प्लस, तो किसकी तरफ बिहेव करेगा डबल बॉन्ड, प्लस आ गया ना, इसकी तरफ बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, आ रहा है समझ में। और मान लो डबल बॉन्ड कार्बन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज लगी हुई है, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज, तो इलेक्ट्रॉन देने वाली है तो इसके ऊपर क्या आएगा बोलो,
क्या आएगा, नेगेटिव। तो किसकी तरह बिहेव करेगा, तो दोनों बिहेव हो सकते हैं। और जब भी कभी दोनों बिहेव करने वाली कोई स्पीशीज दिख जाती है तो मुझे साउथ की एक मूवी याद आती है, आपको बताया था मैंने, क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। और ऐसी स्पीशीज जो दोनों बिहेव करती हो, बायोलॉजी में हम एम्फी वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एम्फी। और केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं एमबी। साउथ की मूवी थी ना अपरिचित, उसके हीरो का नाम भी यही था, अम्बी, और उसके भी ड्यूअल नेचर था, याद है किसी को, क्या 3 नेचर थे, मेरे को तो 2 ही पता है, एक तो सिंपल चश्मे वाला मेरे जैसा, और एक बाल लंबे करके ऐसे, 3 थे क्या, अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक। तो ऐसे भी हम लोग स्पीशीज देखेंगे जो दोनों बिहेव करती हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना नोट कर लिया यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो मैं लिख रहा हूं, ये तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ, अभी तो इलेक्ट्रोफाइल खत्म हुआ है भैया। अगला क्या लिख रहा हूं मैं, न्यूक्लियोफाइल। कौन है, न्यूक्लियोफाइल। ओके, इलेक्ट्रोफाइल में फर्स्ट क्या लिखा था बोलो, उसी तरह न्यूक्लियोफाइल में फर्स्ट क्या लिखोगे, अब समझदार हो अब तो, बोलो क्या लिखना है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज जो होती है, पहला ही नाम क्या लिखा जाए, बोलो बोलो, H माइनस। जितना खुश वो नहीं हो रहा उतना खुश तो आप हो रहे हो, H माइनस, OH माइनस, OR माइनस। अच्छा O पे लिख देता हूँ माइनस, है ना, कोई नाराज में तो ना, माइनस तो O पे ही है, H पे नहीं है वो। ऐसे लिख देता हूँ, लो थोड़ा प्रिंटिंग अच्छा करना चाहिए, H माइनस, HO माइनस। अब ठीक है, HR, अरे HR क्या लिख दिया, RO माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, CH3 माइनस, NH2 माइनस। जिस पे नेगेटिव वो सारे के सारे क्या, न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव है, नेगेटिव है, N फॉर नेगेटिव, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, ऐसे कह लो, मैचिंग मैचिंग। अच्छा नेगेटिव हो गए, दूसरा कौन सा देखेंगे बताओ, बोलो, न्यूट्रल स्पीसीज। और न्यूट्रल स्पीसीज में हम लोग, पिछली बार हमने कहा था वेकेंट ऑर्बिटल वाले, तो ये कौन से वाले होंगे, भरे हुए ऑर्बिटल वाले। मतलब भरे हुए ऑर्बिटल को क्या बोलते हो, लोन पेयर, ऐसे बोलो ना, क्या बोलोगे, लोन पेयर स्पीसीज। कौन सी वाली स्पीसीज, लोन पेयर रखने वाली स्पीसीज, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। और वो भी कौन सी, न्यूट्रल। एग्जाम्पल कौन बताएगा, लोन पेयर कंटेनिंग न्यूट्रल स्पीसीज का कोई एक एग्जाम्पल। अरे पहले जिसकी जरूरत है जीवन में वो तो लिखो, फिर NH3 लिखना, है ना, पानी तो जरूरत है ही है, हाँ अमोनिया की जरूरत नहीं है, और अल्कोहल की जरूरत भी नहीं है, हाँ नहीं है, ठीक है, उसके बिना जीवन संभव है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ROH, H2S, RSH, RNH2, ये सारी लोन पेयर कंटेनिंग वो स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच हैं, और ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है, पहचानना आ गया ना। तो ऑब्वियस बात है, ये कहाँ अटैक करेगी, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो, जहां पॉजिटिविटी दिख रही हो, जहां खाली डब्बा दिख रहा हो, वहां अटैक करवाना है इनका, बस, है ना, नोट करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, पाई बॉन्डेड स्पीसीज की बजाय हम लोग एक स्पेशल लिख देते हैं, नंबर 3। नाम से ही पता चल जाएगा वैसे आपको, मैं लिख रहा हूं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो अभी इतने टाइम से पढ़ रहे हो ना केमिस्ट्री, पढ़ ही रहे हैं अपन 3-4 महीने से, तो आपको आइडिया हो ही रहा होगा कि मैं क्या क्या बातें करता रहता हूँ। ऑर्गेनोमेटेलिक, क्या फीलिंग आती है नाम से, दोनों को तोड़ो, ऑर्गेनिक और मेटेलिक। ऑर्गेनिक में क्या, कार्बन,
और हाइड्रोजन वही ऑर्गेनिक होता है और क्या, और मेटल। तो ऐसे स्पीशीज या ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल सीधा का सीधा कार्बन से अटैच हो, तो उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक। देयर इज ए डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। मैं ऐसे लिख रहा हूं, RMgX। Mg क्या है बोलो, Mg मेटल है, Mg मेटल है, मेटल भी कौन सा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, प्लस चार्ज होता है हमेशा इसके ऊपर, कितना होता है +2, तो इस X पे क्या चार्ज होगा, -1, और R पे भी -1, श्योर है। तो R नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, R नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल। अब पीछे आ जाता हूं, ये रहा देखो, अगर मैं यहां लिख दूं RMgX, तो आप मुझे बता दो R कहां जाएगा और MgX कहां जाएगा। बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और इसमें से प्लस वाला कौन सा है, MgX O पे, और R कहां, ये R नेगेटिव, ये इस पे अटैक। अरे क्यों हुआ, पता चला, समझ में आया क्यों हुआ। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले गया था, कार्बन पे प्लस लाया, तो R- इस पे अटैक, और MgX O पे, बस इतना सही है। ये हो गई आपकी खतरनाक वाली रिएक्शन है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। नाम है इन भाई साहब का जिन्होंने इसे बनाया, उसी के नाम पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड, सही लिखा होगा, हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। और लिख देता हूँ दो तीन और है, बहुत सारे हैं वैसे तो। RMgX, RLi। पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था डायगोनल रिलेशनशिप, किसी को याद हो तो डायगोनल रिलेशनशिप में लिथियम और मैग्नीशियम एक जैसे कैरेक्टर वाले होते हैं लगभग, पता है क्या, लिथियम और मैग्नीशियम नहीं पता, अरे ऐसे फेस मत बनाया करो। हाँ, क्या लिख रहा हूँ, क्या लिखूं, बेरिलियम, यहाँ पे क्या लिखूंगा, Mg। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को तो बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। सर हमने तो रिवाइज ही नहीं किया, ऐसा लग रहा है जैसे पिछले जन्म में वो चैप्टर पढ़ा था। डायगोनल रिलेशनशिप, दोनों का कैरेक्टर सेम है, बट हाँ लिथियम थोड़ा छुटका है, थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है, तो इसका नाम है ग्रिग्नार्ड और इसका नाम है, देखो देखो अच्छा नाम है, बोलो, बोल के तो बता दो, ग्रिग्नार्ड, सुपर ग्रिग्नार्ड। लिथियम पे क्या चार्ज आएगा, प्लस ही आएगा ना, इसमें सोचना क्या है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, चाहे कल है ना सन इधर से आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो वैसे ही जैसे सन इधर से इधर नहीं आ सकता ना, अरे सनराइज तो ईस्ट साइड से ही होगा, वैसे ही लिथियम और मैग्नीशियम हमेशा क्या रहेंगे, प्लस ही रहेंगे। तो इसके ऊपर माइनस आएगा ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और R- की तरह बिहेव करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है, श्योर है सभी, बहुत बढ़िया। ग्रिग्नार्ड, सुपर ग्रिग्नार्ड, और भी बहुत सारे हैं वैसे तो, R2CuLi, गिलमान रिएजेंट, R2Zn, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, जहां जहां जरूरत आती रहेगी वहां वहां हम देखते रहेंगे, यहाँ अभी के लिए इतना काफी है। क्लियर है, लोन पेयर, ऑर्गेनोमेटलिक, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज, और तीनों हो गई, लोन पेयर, ऑर्गेनोमेटलिक और नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज, ये सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ओके है, क्लियर। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोग यहां तक आ चुके हैं, तो देखिए हमारे पास जो हाँ थे हम लोग, हाँ हमने कहा था कि हम इन सब चीजों पे बातें करेंगे। तो सबस्ट्रेट तो हम पहचान ही लेंगे, अब सबस्ट्रेट और रिएजेंट इन दोनों को हमें इन कैटेगराइज करना है। अगर रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक हुआ तो सबस्ट्रेट ऑटोमेटिकली क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। रिएजेंट अगर इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो सबस्ट्रेट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, तभी तो वो अटैक कर पाएंगे एक दूसरे पे, है ना। प्रोडक्ट तो हमें मिल ही जाना है लास्ट में, उसका तो क्या ही सोचना है, वो तो बना ही देंगे हम लोग। इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकते हैं, तो तीनों चारों कैटेगरी जो हमने अभी डिसाइड करी थी, जो हमने लिखे हैं कि हमारा एक फ्री रेडिकल हो सकता है, हमारा कैटायन हो सकता है, और एनायन हो सकता है। तो ये इंटरमीडिएट कार्बन की फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, और उनके स्ट्रक्चर, उनकी डेफिशिएंसी वगैरह वो सब लिख देते हैं।
तो मैं लिख रहा हूं इंटरमीडिएट्स, है ना, क्या लिख रहा हूं, इंटर, लाल कलर ठीक दिख रहा है, नहीं मेरे को ठीक नहीं लग रहा, पेंसिल चेंज करते हैं ना, ये ठीक है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में हम लोग 3 कैटेगरी बना रहे हैं मेनली, वैसे तो काफी सारे हैं, जैसे केटायन, एनायन, फ्री रेडिकल तो जानते ही हो, उसके बाद कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, 3 और है अलग से, तो हम अभी तो 3 ही लिख रहे हैं, फिर धीरे धीरे जब जरूरत पड़ेगी तब लिखते जाएंगे। अभी लिख रहे हैं कार्बोकेटायन, सबसे पहला नाम क्या लिख रहा हूं मैं, कार्बोकेटायन, दूसरा कार्ब एनायन, तीनों को कंपेयर कर लेते हैं ना, कार्बन फ्री रेडिकल, समझ जाओगे आप वैसे तो, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पे काफी डिटेल में काम किया है ना, तो सारी चीजें आराम से समझ जाओगे। कार्बोकेटायन, इसका मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज होगा, तो कार्बन की 3 अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूँ, H लिख देता हूँ ना, H लिख दूं चलेगा, CH3 प्लस, और कार्बेनाइन में भी लिख देता हूँ CH3 माइनस। फ्री रेडिकल में मैं दोनों चीजें बताऊंगा, ठीक है। आप बताइए हाइब्रिडाइजेशन बोलो, बोलो sp2, बहुत अच्छे, अगर sp2 है तो इसका मतलब कार्बन जो होगा वो हमेशा प्लेनर होगा, प्लेनर होगा ना, और प्लेनर होगा तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन और कार्बन, चारों के चारों एटम एक ही प्लेन में होंगे, और इस पे हम प्लस लगा के घूमेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। यहां कार्बन है तो एक हाइड्रोजन इधर होगा, दूसरा हाइड्रोजन इधर है और तीसरा इधर है, टोटल कितने एटम एक ही प्लेन में है, 4, कार्बन समेत, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सारे एक ही प्लेन में है, और जो ऑर्बिटल खाली है वो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी, दोनों चीजें समझ में आती है। ये प्लस यहां लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खाली पड़ा है, ये पूरे में है ना, पी ऑर्बिटल पे प्लस लिखा है, इसका मतलब पूरा पी ऑर्बिटल खाली है, ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं है, 2 अलग अलग लॉब नहीं है, वो एक ही है, एक ही पी ऑर्बिटल है जिसकी 2 लोब है ना। sp2, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोलो, स्ट्रक्चर तो हमने बना ही दिया, हाँ यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताइए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बता दो चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिखते हैं ना, ऑन, हाँ कार्बन के ऊपर है ना, कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, पक्का ना, श्योर है सभी, तो इसका मतलब खाली पड़ा है, खाली है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल है, या ऐसे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, ओके इसको लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, sp3, क्या लिखूं, स्ट्रक्चर कैसा है sp3 का स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो ऐसा दिखना चाहिए, पर 3 ही एटम है हमारे पास, तो शेप क्या बोलेंगे इसका, पिरामिडल शेप, कैसा शेप है, पिरामिडल, तीनों हाइड्रोजन इस तरह से रहेंगे और ऊपर क्या रहेगा, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, दैट मींस लोन पेयर, समझते हैं ना सभी, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक तो खुद का था ही, एक किसी और का ले लिया, तभी तो 2 हो गए, समझते हैं ना, अगर नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझे, यहाँ पे सपोज कोई था x, उसको भगा दिया गया तो उसका इलेक्ट्रॉन तो यहीं रह गया, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था, एक उसका ले लिया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, वो जो x गया वो प्लस की फॉर्म में गया होगा, समझ पाते हैं क्या, यहाँ क्या लिखूंगा, बोलो, नेगेटिव चार्ज, पिरामिडल शेप। अब आपके मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि सर इसमें तो 2 ऐसे लोब बनाए, इसमें भी दूसरा लोब क्यों नहीं बनाए, वो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल तो ऐसे sp3 तो ऐसे ही बनेगा ना, ये sp3 है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp3, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, p, अनहाइब्रिड p, जानते हैं ना, ओके। और आगे लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के आउटर मोस्ट में बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट है क्या,
तो क्या लिखो, रिच है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो कहा है नेगेटिव चार्जेस के ऊपर, क्या लिखोगे, ऑक्टेट कंप्लीट, क्या लिखूं, ऑक्टेट कंप्लीट, कंप्लीट है ना, ज्यादा रिच भी तो नहीं लिख सकते, अरे एक्स्ट्रा थोड़ी ऐसे जेब में से निकल निकल के गिर रहे हो इलेक्ट्रॉन, ऐसा थोड़ी हो रहा है, ठीक है, हाँ है एक्स्ट्रा, ऑब्वियस बात है, अटैक करेगा। न्यूट्रलिटी इज द स्टेबिलिटी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, किसी पे प्लस है ना तो भी अनस्टेबल है, और किसी पे माइनस है तो भी अनस्टेबल है ना, जेब काली है तो भी अनस्टेबिलिटी है, और जेब ज्यादा भरी है तब भी अनस्टेबिलिटी, टेंशन रहेगी कहीं कुछ गिर ना जाए, है ना, तो स्टेबिलिटी किसमें है, न्यूट्रलिटी में, अगर न्यूट्रल होगा तो स्टेबल आ जाएगा। तीसरा है कार्बन फ्री रेडिकल, तो कार्बन फ्री रेडिकल के लिए मैं दोनों अलग अलग कैटेगराइज करूंगा, ध्यान से देखेंगे, वैसे तो पूछेगा नहीं कोई, पर फिर भी हमें समझना पड़ेगा, हमें अच्छा लगेगा। CH3 और CF3, क्योंकि हमने यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के नाम लिया है तो यहाँ भी लेना ही पड़ेगा, और मैं अगर आपको कह दूं कि फ्री रेडिकल भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो वो बात गलत हो जाएगी, इसलिए मैंने दो एग्जांपल लिखे, तो आप तो समझ गए होंगे, दो लिखे हैं तो दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन आएंगे, है ना। CH3 का हाइब्रिडाइजेशन, CH3 डॉट, इस फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा सेम एज CH3 प्लस, लेकिन इसमें कौन रहेगा, इसका क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताना, 7 इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या है, डेफिशिएंट, क्या है, समझ बात है। अब इसमें ऐसा क्या खेल है स्पेशल, ध्यान से देखेंगे, हमने एक बेंट रूल पढ़ा था, आपको याद हो तो, बेंट रूल क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज हमेशा उन ऑर्बिटल्स में रहना चाहती है जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर लेस एस कैरेक्टर हो, जानते हो ना। PCl5 में हमने, PCl3F2 में हमने F और F को ऊपर और नीचे रखा था, हमने कहा था वहां S ऑर्बिटल कैरेक्टर ही नहीं है, S कैरेक्टर है ही नहीं, याद आ रहा है। तो फ्लोरीन क्या चाहेगा, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहा, अगर ये sp2 रहा तो कितना परसेंट S कैरेक्टर है बताना, 33, तो ये फ्लोरीन इस कार्बन को sp3 बना देगा, sp3 बना देगा, मतलब कितना परसेंट S कैरेक्टर, 25, तो फ्लोरीन ये चाहता है कि वो लेस S कैरेक्टर में रहे, इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो कार्बन फ्री रेडिकल था वो कौन से के, और किस में बदल गया, sp2 की बजाय sp3 में, लेकिन अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन ही है, और अभी भी क्या है, डेफिशिएंट ही है, बात समझ आ रही है, दोनों में डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ पता चला। यहां मैं अगर लिख दूं अच्छे कलर में, क्या लिखूं, बेंट रूल याद रखेंगे, क्या याद करेंगे, बेंट रूल, बेंट रूल हमने पढ़ा है, लेस एस कैरेक्टर प्रिफर करता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन अगर sp2 के साथ होता ना तो वो उसको अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि उसमें एस कैरेक्टर कितना होता है, 33.33%, जानते हो, और sp3 में एस कैरेक्टर कितना होता है, 25%, तो फ्लोरीन कौन सा चूज करेगा, लेस एस कैरेक्टर, बात समझ आ रही है, इस वजह से ये sp2 की बजाय sp3 में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है, बढ़े आगे, नोट करो फटाफट से, कर दिया, बढ़े। अब जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आ चुके हैं तो अब हम मैं एक और देख रहा हूं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, कौन से वाले हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, नाम से पता चल रहा है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, अरे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है लेकिन एम्बीडेंट है, एम्बी मतलब दो दो
इनमें ऐसे डोनर एटम्स हैं जो दोनों ही न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि HCN है कोई, तो HCN में जब ये बॉन्ड टूटता है ना, तो H प्लस और CN माइनस, आपने पता है हमने जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था तब इसको ऐसे ही तोड़ा था, तो H चला जाए तो C पे माइनस आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्पीसीज का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा दिखता है, देखना ध्यान से देखो, इसके ऊपर नेगेटिव है और इसके पास लोन पेयर है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, चाहे तो कार्बन भी न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है और चाहे तो कौन हो सकता है, नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। डेंट मतलब डेंटिसिटी, डोनेशन, कौन कौन डोनेट कर रहा है, यहाँ डेंटिसिटी किसकी है, कार्बन, यहाँ पे किसकी है, नाइट्रोजन, जो अपना लोन पेयर डोनेट करने की कोशिश कर रहा है, जो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जो जिस साइड से अटैक हो रहा है उस साइड के हिसाब से नाम बोलते हैं। और देखो जैसे मैंने कहा NO2, क्या कहा, NO2 माइनस, ये स्ट्रक्चर सही नहीं बनाया मैंने, नाराज हो जाएगा नाइट्रोजन, है ना। क्यों नाराज हो जाएगा, क्यों नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड तो हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर लेना चाहते हैं ना, तो O पे नेगेटिव। तो मैं, आप समझ गए होंगे, आगे बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन से अटैक होता, या फिर दूसरा अटैक कहां से हो सकता है, नाइट्रोजन से भी हो सकता है। इसको चले बना ही देता हूँ, इस वाले बोर्ड को थोड़ा और अच्छे से समझना पड़ेगा मुझे। O माइनस, तो या तो इधर से होगा या फिर इधर से भी अटैक हो सकता है, समझ पा रहे हैं। तो इसमें डोनर या डेंटिसिटी कहाँ से है, ऑक्सीजन से, और इसमें नाइट्रोजन से। ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, ऐसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे आपको, जब NO2 AgNO2 होगा और एक होगा KNO2, तो अटैक दोनों में अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आप में से किसी ने पढ़े हो पहले, तो AgNO2 जब अटैक करता है तब अलग प्रोडक्ट बनता है, KNO2 जब अटैक करता है तो अलग प्रोडक्ट बनता है। डिफरेंस है, क्योंकि K प्लस और NO2 माइनस, ये बहुत अच्छा आयनिक प्रोडक्ट है, टूट जाते हैं आराम से। यहाँ पे क्या होता है, Ag का ऑक्सीजन के साथ अच्छे से बॉन्डिंग रहता है। तो आपको याद हो तो याद करो वो दिन जब हमने फजांस रूल पढ़ा था, और फजांस रूल में हमने क्या पढ़ा था, बताओ, छोटा कैटायन हो, बड़ा एनायन हो और हायर चार्जेस हो, सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाला सिल्वर, यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, और कोवलेंट कैरेक्टर आने की वजह से AgONO ऐसा, तो O तो बिजी हो गया, तो ये बॉन्ड तो टूट ही नहीं रहा, तो अटैक कौन करता है, नाइट्रोजन। जबकि इसमें कौन अटैक करता है, क्योंकि इसमें जो टूटा है ना कंप्लीटली O पे नेगेटिव आ गया, तो कौन अटैक करता है, तो दोनों में जो प्रोडक्ट बनते हैं, इससे KNO2 से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ONO, ठीक है, और AgNO2 से जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो क्या बनेगा, RNO। दोनों में फर्क देख लो, डिफरेंस दिख रहा है क्या दोनों में, बोलो रीजन क्या है। वही सारी चीजें मिक्स करता रहूंगा मैं धीरे धीरे, फजांस रूल की वजह से सिल्वर और इनका बॉन्ड टूट नहीं पाता, और टूट नहीं पाता तो अटैक वो कर लेता है। और उसी चीज को समझने के लिए हमने इसको कैसे लिखा है, एम्बीडेंट की कैटेगरी में लिखा है। किसमें लिखा है, एम्बीडेंट, की यहाँ पे दोनों ही अटैक कर सकते हैं, दोनों ही एटम न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है, ओके है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी ऐसी स्पीसीज हैं जो ना तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है और ना ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। हाँ, जहाँ जरूरत आती रहेगी वहाँ वहाँ हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद।